स्वतंत्रता के पश्चात, बल्कि यूँ कहूँ स्वतंत्रता से पहले ही भारत ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता में अपनी एक विदेश नीति बनानी तय कर ली थी और जो कि भारत के लिए स्वाभाविक भी थी कि हम कोल्ड वॉर के किसी भी ब्लॉक में नहीं पड़ना चाहते थे और हम किसी भी देश को अपना शत्रु मानकर आगे नहीं बढ़ना चाहते थे। हम सबके प्रति मैत्री का एक भाव रखना चाहते थे। तो ऐसे में नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता जो उस समय बनी भी नहीं थी, पर उसकी जो बैकग्राउंड तैयार हो रहा था ऐसे देशों के द्वारा जो अब आज़ाद हो रहे थे, ना तो वो यूएसएसआर के कैंप में जाना चाहते थे, ना वो अमेरिका के कैंप में आना चाहते थे। उसके हम एक नेचुरल पार्टनर बन गए और नेहरू जी के समय में देश की आज़ादी के तुरंत बाद भी हमने एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस दिल्ली में करवाई। अपने इंडोनेशिया की स्वतंत्रता की लड़ाई को हमने सपोर्ट किया। सुएज़ कैनल में हमने बड़ी बात रखी झगड़े में, बल्कि आज़ादी के थोड़े थोड़े सालों के बाद 49 में ही जब ये या 50 में जब हमारा साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का संकट आया, वहाँ भी हमने खुलकर बात की। चाहे चाइना को जहाँ कम्युनिस्ट क्रांति आई 49 में, उसको इंटरनेशनल रिलेशन में उसको स्पेस दिलाने की बात हो, उसके हक हकूक़ की बात हो, वो भारत ने की। और जल्दी से जल्दी गरीब देशों को जो कि गुलाम हैं उनको फ्री करने की बात, डिकोलोनाइजेशन की मांग हमने बढ़ चढ़ कर की। तो ये हमारा नॉन अलाइनमेंट का एक ऐसा फेज़ था जिसमें हमारी जो नीति थी, विदेश नीति, वो आदर्श से भरी पड़ी थी। उसमें सकारात्मकता की सोच बहुत अधिक थी। परंतु कहीं न कहीं जैसी नेहरू जी की पर्सनैलिटी थी उसी तरह से उसमें आदर्शवाद तो बहुत था और बहुत लॉन्ग टर्म बातें हो रही थी। परंतु जो हमारे घर की स्थिति थी उसमें कुछ समस्याएँ थी, क्योंकि हमारे पड़ोस में एक ऐसा देश हमसे अलग हुआ, ऐसी साइकिल हमारा पार्ट ऐसा अलग हुआ जिसकी साइकोलॉजी रिवेंज की थी, जिसकी साइकोलॉजी फिर से कैप्चर करने की थी, जो पीस की तरफ नहीं था, जो बाय नेचर रिवांचिस्ट था। और उसका रिवांच जो मिडिवल पीरियड में जो मुगल कंट्रोल भारत पे था, उस मानसिकता को लेकर वो दोबारा से भारत पे कब्ज़ा, भारत में विशेषकर कश्मीर के पोर्शन को तो वो कब्ज़ा करना चाहता था। ऐसे भी बँटवारे में ज़्यादा आर्मी उनको मिली, उनका डेमोक्रेटिक कोई लेगेसी नहीं थी उस तरफ। तो एक समस्या वो थी और दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारी बॉर्डर्स क्लियर नहीं थे। भारतीय पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना को कम्युनिज़्म के चश्मे से देख रहे थे, जबकि चाइना के कम्युनिस्टों के जो अंडरवियर थे अंदर, वो राष्ट्रवादी थे और वो सबसे पहले चाइना का जो 19वीं शताब्दी में जो झंड चाइना की हुई थी उसका बदला लेना चाहते थे। 19वीं और 18वीं शताब्दी का बदला लेकर के चाइना की बाउंड्रीज़ को फिर से पुराने समय पर ड्रॉ करना चाहते थे। तो ऐसे में जो 1913 में अंग्रेज़ों के साथ जो संधि हुई तिब्बत के बाउंड्री को लेकर के, उसको अंग्रेज़ों ने नहीं माना। तो नेहरू जी ने भी ये मानते हुए कि चलिए उस टाइम अंग्रेज़ भारत के खैरख्वाह थे, तो प्लीज़ इस बाउंड्री को फिर से ड्रा करें। और 1954 में उन्होंने तिब्बत को चाइना का स्वतंत्र पर अभिन्न अंग स्वीकार कर लिया और चाइना तिब्बत की बॉर्डर से अपनी सेनाओं को विड्रॉ कर लिया और बॉर्डर में आकर तिब्बत और चाइना की तिब्बत की बॉर्डर तिब्बत और भारत के बॉर्डर पर अपनी सेना खड़ी कर ली, जो कि मैकमोहन लाइन के अनुसार थी। पर चाइना को इससे खिलाफ था। चाइना ने ग्रेजुअली धीरे धीरे दलाई लामा को साफ करना शुरू कर दिया और जब दलाई लामा शरण लेकर भारत आए, उसके बाद अब चाइना का झगड़ा भारत से था। अब वो चाहता था कि जो अक्साई चीन का इलाका और तवांग का इलाका जो 1912-13 में हमें मिला, या जो 1912 या 13 की जो ये संधि थी हमारी मैकमोहन लाइन की, इसको तोड़ के हम वापस करें। तो नेहरू जी का ये मानना था कि मैप पहले से क्लियर है और झगड़े की तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसे में चाइना इंट्रूजन करता है और फिर हमारी वॉर हो जाती है। और इसके बाद हमें हमारी आंखें खुलती है कि हमारे पड़ोस में हमारी नेबरहुड इतनी शांत नहीं। हालांकि पाकिस्तान ने हमें आज़ादी के समय ही युद्ध कश्मीर में हुआ उसका झटका दे दिया था, पर फिर भी हम सकारात्मकतावादी थे और उसके साथ हमने सिंधु जल संधि में खूब भर भर के पानी पाकिस्तान को दिया। आज हम अब बात कर रहे हैं कि उस जल संधि की फिर से चर्चा होगी और हम उसमें पाकिस्तान की लॉटरी नहीं लगाएंगे मुफ्त में। उसको या तो सुधरना पड़ेगा या कीमत हम अपनी पूरी लेंगे। तो वो बात अब हो रही है, पर 1960 में हमने ऐसी संधि की इसका फ़ायदा पाकिस्तान को ज़्यादा हुआ। तो हम शांति चाहते थे, परंतु हमारा नेबरहुड ऐसा नहीं था और प्रैक्टिकली हमारी पॉलिसी फेल हुई, क्योंकि हम अपनी सुरक्षा को हम ध्यान ना दे पाए और झटका हमें मिला।
चाहे कश्मीर के मुद्दे पे यूएनओ में हमारी हालत ख़राब होना हो, या फिर चाइना के साथ हमारे साथ जो हुआ। और देखिए 2-3 सालों में ही पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया 65 में। 62 की लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान ने हम पे अटैक कर दिया। हो सकता है पाकिस्तान उसी समय कर देता, पर क्योंकि कोल्ड वॉर थी और पाकिस्तान के आका अमेरिका थे, तो अमेरिका नहीं चाहता था कि इंडिया वीक हो जाए चाइना के खिलाफ, तो इसलिए पाकिस्तान रुका। पर उसके बाद पाकिस्तान रुक ना पाया और 65 में पाकिस्तान ने भारत पे चढ़ाई कर दी कश्मीर लेने की। तो इस सब के बाद फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी में जागृति आती है। फिर आइडियलिज्म तो रखते हैं हम, जो जो नॉन अलाइनमेंट का था, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का था, पर साथ साथ प्रैक्टिकली खुद को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश हम करते हैं, हथियारों को खरीदने की कोशिश करते हैं। जो शुरू में हमने अपनी आर्मी को आज़ादी के बाद कमज़ोर कर दिया था आदर्शवाद के चक्कर में, अपनी मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस को वीक कर दिया था, अब उसको हम ध्यान देते हैं और तैयार हो जाते हैं अगर कोई दोबारा कोई संकट हो। और फिर पाकिस्तान अपनी बेवकूफ़ी की वजह से हमें मौका देता है, जो उसने ईस्ट पाकिस्तान में जो उसने जुल्म किए थे, तो उसके बाद 71 की लड़ाई होती है और हम उसको जीतते हैं। और उसके लिए हमें यूएसएसआर का सहयोग लेना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान ने खुद को नाटो के साथ अलाइड कर लिया था और चाइना के साथ भी उसके संबंध ठीक थे, तो हमें यूएसएसआर के साथ समझौता करना पड़ता है और हम करते हैं उसको। और उसके बाद से फिर हमारे देश में एक देश की इंटरनल पॉलिटिक्स में भी लेफ्टिस्ट वो आता है स्लांट, संविधान में भी चेंज होता है, समाजवाद सेकुलरिज्म इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है ओपनली। और देश के अंदर भी गरीबी हटाओ के नारे लगते हैं और कम्युनिस्ट फर्वर हमारे देश की राजनीति में डोमिनेट करता है। सोवियत संघ के जो इंटरनल जासूस होते हैं वो पेनिट्रेट करते हैं हमारे देश में, कई प्रोफेसर्स कई इंटेलेक्चुअल्स को वो टैप करते हैं और वो भारत में लेफ्टिस्ट एथोस को फैलाते हैं। रिक्रूटमेंट्स होती है यूनिवर्सिटीज़ में जो कि लेफ्टिस्ट स्कॉलर्स की होती है, ताकि भारत और रशिया के रिलेशनशिप और अच्छी बन सके। पर फिर दोबारा से वर्ल्ड चेंज लेता है और हमें इकोनॉमी उतनी हमारी ग्रो कर नहीं पाती है, तो अब राजीव गांधी फिर से प्रयास करते हैं एक नया दिशा देने की हमें। चाहे चाइना के साथ बातचीत करने की बात हो, पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं हमारे, जो लड़ाई के बाद वहाँ जाते हैं और शांति का संदेश ले जाते हैं और इस तरह से वो अपने देश में रिफॉर्म करने की बात सोचते हैं, किसी कारणवश कोई कर नहीं पाते। और फिर 1991 में वक्त आता है जब हमारी हालत बहुत ख़राब हो रही होती है, पाकिस्तान हम पे कंटिन्यूस डिप्लोमेटिक अटैक रखता है कश्मीर के मुद्दे को लेकर के। ऐसे दौर में श्री नरसिम्हा राव जी जो है अमेरिका जाते हैं, अमेरिका में बात करते हैं कि भाई जिस तरह से अमेरिका को अपना इंटरनल स्वायत्तता पसंद है, ऐसी ही भारत को भी कश्मीर पसंद है। ये इसका इंटरनल स्वायत्तता का मामला है, कृपया अमेरिका इसमें इंटरफेरेंस ना करे। और इकोनॉमिक लेवल पर वो एलपीजी करते हैं और एलपीजी करने से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका का निवेश भारत में आता है, अमेरिका का इंटरेस्ट भारत में पैदा होता है और सिंगापुर के साथ जो हमारी इन्वेस्टमेंट की ट्रीटी होती है उसके माध्यम से भी अमेरिकन निवेश भारत में गति से पहुंचता है और भारत का स्लांट जो है सोशलिज्म की इकोनॉमी को छोड़ करके कैपिटलिज्म की तरफ हम आ जाते हैं और सोवियत संघ का भी उसी तरफ से पतन हो जाता है। तो भारत की नीति विदेश नीति एक नए मोड़ पे आती है और फिर हम लुक ईस्ट की पॉलिसी देते हैं, पूर्व के देशों की तरफ देखते हैं, आसियान और देशों से अपने संबंध सुधारते हैं, सिंगापुर इसमें से मेन है। और फिर उसके माध्यम से धीरे धीरे अमेरिका के साथ भी हमारे रिश्ते नॉर्मलाइज होते हैं, हालांकि पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। फिर वाजपेयी जी आते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि हम एटम बम बना के रहेंगे, क्योंकि हमें चाइना से भी स्वायत्तता चाहिए और सोवियत संघ ना होने के बाद अब हमारे पास कोई एक सहारा भी नहीं है, हमें एक अपनी राष्ट्र की सुरक्षा करनी ही पड़ेगी। और वो लेते हैं और विस्फोट करते हैं, उसकी कीमत भी देते हैं, भारत को आइसोलेट किया जाता है। परंतु जल्दी ही एनडीए की गवर्नमेंट वो समझौता बनाती है उनके साथ और उनके टेन्योर के एंड होते होते रिश्ते सुधरने शुरू हो जाते हैं। उसके पश्चात लाहौर जाने की कोशिश वाजपेयी करते हैं, समझौते की प्रयास किया जाता है पाकिस्तान के साथ कि अब पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जाए। हमने जब अमेरिका से सुधार लिए तो पाकिस्तान से भी सुधारते हैं, चाइना के साथ भी ग्रेजुअल इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट तो चल ही रहा होता है, पर पाकिस्तान की आर्मी और इंटरनल इंस्टीट्यूशंस इसके समर्थन में नहीं होते और वो करगिल कर देते हैं। वाजपेयी जी को बड़ी दिक्कत आती है, पर उसके बाद दोबारा कुछ समय के बाद फिर से रिलेशनशिप सुधरने शुरू हो जाते हैं मुशर्रफ के अधीन। वाजपेयी के जाने के बाद दोबारा मनमोहन भी इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं और समझौते चल रहे होते हैं, पर फिर ताज में अटैक हो जाता है पाकिस्तान के अंदर से और फिर सारी बातचीत बंद हो जाती है। और 2014 में दोबारा मोदी आते हैं, दोबारा नहीं पहली बार मोदी आते हैं
और मोदी जी आकर भी प्रयास करते हैं, वो भी लाहौर जाते हैं, पर बातचीत रिजल्ट नहीं निकलता है, बल्कि उसी तरह के अटैक चलते हैं। तो फिर वो नीति को बदलते हैं, जो कि आने पर पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने सार्क के सभी देशों को बुलाया अपनी अपनी सेरेमनी में कि आइए पहले इस पूरे इलाके को डेवलप करते हैं झगड़ों को छोड़कर, पर ऐसा हो ना सका। तो फिर वो नीति अपनाते हैं कि पाकिस्तान को पूरी तरह से एलिनेट कर दो, अलग कर दो उसको, और बाकी सबके साथ संबंध ठीक रखो। ये नीति अपनाई जाती है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जो चीज़ लेके आते हैं, जो सबसे यूनिक लगी जो है, वो है जो डायस्पोरा भारत की बाहर रह रही है, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, अमेरिका में रह रही है, यूरोप में रह रही है, गल्फ कंट्रीज में रह रही है, उनको जोड़ते हैं, उनसे सीधा संवाद करते हैं जाकर, उनकी शक्ति को जागृत करते हैं, उनके मन में राष्ट्र के प्रति प्रेम पैदा करते हैं, ताकि वो भारत का एक एसेट हो जाए, भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पार्ट हो जाए। ये बहुत बड़ा योगदान मोदी जी देते हैं। उसके पश्चात भारत की एक्टिव इंगेजमेंट होती है सब वर्ल्ड के सभी इंस्टीट्यूशंस में, चाहे कोरोना के टाइम में भारत की प्रोएक्टिव स्टैंड हो, उसमें भारत आगे रहता है। और इवन चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट में भी भारत निर्णायक रूप से खड़ा हो जाता है कि अगर युद्ध होना है तो युद्ध ही ठीक है, और क्वाड के लिए भी भारत तैयार हो जाता है कि अगर पाकिस्तान चाइना हमें टाइट कॉर्नर में भेजता है तो हम भी जापान, साउथ कोरिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के साथ जाने के लिए तैयार खड़े हैं। ये पाकिस्तान और चाइना की अपनी चॉइस है, तो ये काम वो करते हैं। और बाहर और पाकिस्तान को एक आतंकवादी स्टेट डिक्लेयर करने का प्रयास सफल किया जाता है, उसको टेररिस्ट रजीम में फंसाया जाता है। साथ में उसके अंदर अजीत डोभाल जी का जो ऑफेंसिव डिफेंस की जो नीति है, उसके तहत पाकिस्तान का विध्वंस करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी हर हर तरफ से उसके इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स को बाहर निकाला जाता है, ताकि उसको पता लगे कि यदि वो हमारे कश्मीर में इंटरफेरेंस करता है तो कॉस्ट उसको देनी है। और 2019 के बाद तो जो कश्मीर का विलय भारत में किया गया, लद्दाख और लेह को अलग कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। भारत की असर्शन है कि हम शांति तो चाहते हैं, पर शांति के साथ हमारे पास बल भी है, क्योंकि शांति हमेशा बल को प्राप्त करने वाले व्यक्ति के साथ ही की जाती है, कमज़ोरों के साथ कोई शांति नहीं की जाती। ये बात भी ये दिखाता है। तो अगर आप चाहते हैं विश्व में शांति हो, तो आपके पास बल भी होना चाहिए। अगर बल नहीं है तो आपकी आवाज़ को एक कमज़ोर व्यक्ति समझकर अनसुना कर दिया जाता है। तो यहाँ तक ये ब्रीफ में मैंने आपको भारत की फॉरेन पॉलिसी की एक वो दिखाई कि कहाँ जा रहा है। और अब तो वेस्ट एशिया, पहले लुक ईस्ट पॉलिसी थी, फार ईस्ट हो गई, मोदी के सेकंड टर्म में मनमोहन जी ने पहले लुक ईस्ट की, अब मोदी ने लुक वेस्ट पॉलिसी दी है, ताकि इन गल्फ कंट्रीज़ के साथ हम अपने रिलेशनशिप बहुत अच्छे बनाएं, और वहाँ एक गुडविल हमारी जो पैदा होगी, और हमारे लोगों को एक्स्ट्रा रोज़गार मिलेगा, या वहाँ से यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, भारत और डेवलप हो जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, सार्क का खित्ता किस तरह से एक हो जाए और मिलकर हम विकास करें, पर उसके लिए पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिक्स का सुधरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।